नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडिसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए वाक्य परिवर्तन के जो भी प्रश्न 1999 से लेकर अब तक पूछे गए हैं उनको व्याख्या सहित लेकर आई हूं। इस वीडियो को देखने से आपको फायदा ये होगा कि जिन भी विद्यार्थियों की व्याकरण कमजोर है या वो ये टॉपिक देख के डर जाते हैं या वो ये सोचते हैं कि चलो एक टॉपिक छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कोई टॉपिक मत छोड़िए, प्रश्नों को हल करके जाइए। हो सकता है आपको प्रश्न वैसे के वैसे मिल जाएं और आप एग्जाम में उसको आराम से हल कर पाएं। और इस वीडियो को देखने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी प्रश्न हल होंगे उसकी व्याख्या आप देखेंगे तो हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हो सकता है आप एग्जाम में उन प्रश्नों को व्याख्या के माध्यम से सॉल्व कर पाएं। जिन स्टूडेंट्स का व्याकरण ठीक है वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी तैयारी का उनको पता चल जाएगा कि कितनी तैयारी हो गई है। तो ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों को लाभदायक सिद्ध होगा जिनका भी व्याकरण कमजोर है, और जिनका व्याकरण अच्छा है उनके लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। तो मेरे चैनल से बने रहिए। मेरा प्रयास यही है कि कोई भी टॉपिक न छूटे। अक्सर कोई अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाता है, कोई मृच्छकटिकम पढ़ाता है, लेकिन मैं जो है सारे टॉपिक को क्लियर कराऊंगी, सारे टॉपिक का पेपर सॉल्व कराऊंगी। इसके बाद मैं डिटेल में भी सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगी। तो अभी चूंकि एग्ज़ाम सर पे है तो मैं पेपरों को ही हल कराने का ज़्यादातर प्रयास करा रही हूँ, क्योंकि इसके माध्यम से आप कम समय में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये सारे वीडियोस आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो मेरे चैनल से आप बने रहिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे संस्कृत से भी संबंधित और जीएस से संबंधित, क्योंकि यूपी के जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें तो आपका केवल संस्कृत पढ़ने से काम चल जाएगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपको जीएस प्लस संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपके हित में जो भी होगा वो सब मैं आप सभी को उपलब्ध कराऊंगी। हमारा चैनल एकदम निःशुल्क है। सभी उन संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए जो पैसों के अभाव में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे एक अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराने का मैं प्रयास करूंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वाच्य परिवर्तन से पहला प्रश्न है, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। आप जाके अगर एक बार इसको डिटेल में पढ़ लेंगे ना और फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बड़े आराम से क्लियर होगा, लेकिन इसमें भी व्याख्या के माध्यम से बताया है। तो चलिए देखते हैं। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, अब हम एक एक को देख लेते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्तृवाच्य में आपको याद रखना है कि इसका जो कर्ता है उसमें प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, अब हम आते हैं कर्मवाच्य पे। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया में कर्म के अनुसार। ठीक है, तो कर्मवाच्य में कर्ता में आपको ये ध्यान रखना है कि कर्ता में आपको हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। ठीक, कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है, कर्म के अनुसार ही क्रिया, पुरुष, वचन और लिंग होगा, कर्ता के अनुसार कुछ नहीं। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव आत्मनेय पद में होती है, परस्मैपदी पद में नहीं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब भाववाच्य देख लेते हैं। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति कर्म होगा ही नहीं। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति कर्म होगा ही नहीं। क्रिया में प्रथम पुरुष एकवचन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य क्रिया का कर्ता किस विभक्ति में आता है? तो इसको अभी आप पढ़े हैं कि कर्मवाच्य में जो क्रिया है उसका क्रिया का कर्ता किस विभक्ति में आता है, तो इसका आंसर होगा तृतीया में। कर्मवाच्य में कर्म में क्या विभक्ति होती है? तो इसको हम अभी पढ़े हैं कि इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है?
तो बताइए इसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। एकदम इसको रट डालिए कि एग्जाम में बस ऐसे ही मार के चले आए बिना पढ़े ही। पेपर सॉल्व करने का यही फायदा है। अगला प्रश्न है, कर्तृवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में आता है? तो ये द्वितीय विभक्ति में आता है। तो कर्तृवाच्य में मैंने आपको बताया है कि उसका कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति में आता है। कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? बताइए। तृतीया विभक्ति होगी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कर्म के उक्त होने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे लक्ष्म्या सेवितः। यहाँ कर्म उक्त है और कर्ता अनुक्त, इसलिए अनुक्त कर्ता लक्ष्मी में तृतीया विभक्ति हुई है। तेन पाठः पठ्यते प्रयोग है। तेन पाठः, देखिए इसको, तेन पाठः पठ्यते प्रयोग है, ये किसका होगा? ये कर्मवाच्य का होगा। ये देखिए कर्ता तृतीया में है, ठीक है। बाकी आप सब देख लीजिए, इसको जो नियम है उसको बैठा के चलेंगे तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तेन पाठः पठ्यते में कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। समो गच्छति ग्रामम प्रयोग है, किसका है? ये कर्तृवाच्य का है। समो गच्छति ग्रामम का प्रयोग कर्तृवाच्य में है। अगला प्रश्न है, अहम तव गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। तो इसको कर्मवाच्य में रूपांतरित करेंगे तो क्या होगा? देखिए इसका आंसर ये होगा। अब इसको आप आराम से देखिए। देखिए, अहम तव गृहम विचेष्यामि, तो ये अहम को क्या हो गया? मया, ठीक। तव गृहम विचेष्यामि को हो गया विचेष्यते, ठीक। तो इसका आंसर होगा मया तव गृहम विचेष्यते। तो आपको कर्मवाच्य में हमेशा ध्यान रखना है कि जो कर्ता है उसको हम क्या कर देंगे? तृतीया में कर देंगे। अहम तव गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच्य में रूपांतरण मया तव गृहम विचेष्यते होगा। अगला है, अहम तव गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। ये देखिए, ये प्रश्न सीधे सीधे प्रश्न ही रिपीट कर दिया है। तो इसका आंसर हो गया मया तव गृहम विचेष्यते। भवन्तः कुत्र भविष्यति का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। इसको भाववाच्य में कैसे बदलेंगे? होगा भवद्भिः कुत्र भविष्यते। भवन्तः कुत्र भविष्यति का भाववाच्य में रूपांतरण भवद्भिः कुत्र भविष्यते होगा। रामेण बाणेन हतो बाली, इस वाक्य का कर्तृवाच्य रूप बनेगा। तो इसका कर्तृवाच्य रूप क्या बनेगा? इसका कर्तृवाच्य रूप बनेगा, सबसे पहले तो इसको हमको प्रथमा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, आपको सीधे सीधे बहुत, अगर आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए, इसमें तो सबसे पहले रामेण, रामेण तो होगा नहीं, तो ये दोनों तो छाट दीजिए, ठीक। अब देखिए, अब बचा रामः, रामः, ठीक। तो रामः बाणेन बाली हतवान, ठीक, यही होगा। इसमें ये गलत हो गया है, ये बहुत हल्का सा मिस्टेक है, तो ये गलत हो गया है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो रामः बाणेन बाली हतवान। तो सबसे पहले प्रयास किया करिए किसी भी एग्जाम में कि आपको जो पता है उसको छाट लीजिए, कि अगर ये पता है कि ये तो नहीं होगा तो उसको सबसे पहले हटा लीजिए। फिर आप ज़्यादातर नज़दीक विकल्पों में पहुंच जाएंगे। तो अगर दो विकल्पों में अगर आपको अंतर करना होगा तो आप बड़े आसानी से उत्तर की तरफ पहुंच सकते हैं। सब में कंफ्यूज मत रहिए। रामेण बाणेन हतो बाली, इस वाक्य का कर्तृवाच्य रूप रामः बाणेन बाली हतवान है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तया भूयते का कर्तृवाच्य प्रयोग है, इसका होगा सा भवति। देखिए, ये भी तृतीया में है, इसको हमको प्रथमा में कन्वर्ट करना है तो कर दिया। तया भूयते, यह कर्मवाच्य में इसका कर्तृवाच्य सा भवति होता है, ठीक है। तो देखिए, आपको ये पता ही है, तया जो है ये स्त्रीलिंग है, ठीक।
अब हमको स्त्रीलिंग ही खोजना है, तो सा कहीं पे भी नहीं है, यहाँ सा है, यहाँ स है, यहाँ स है, यहाँ तेन है। तो पहले तो यही देख लीजिए ना कि क्या नहीं होगा, तो उसको हटा देंगे तो आप बहुत आसानी से सही उत्तर की तरफ बढ़ जाएंगे। कर्मवाच्य संभव है, कर्मवाच्य किसमें संभव है? केवल सकर्मक में। ये ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक में संभव है। क्रिया बनाने के लिए धातुओं के रूप में 3 वाच्य में होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इनको कभी कभी कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग भी कहते हैं। केवल सकर्मक धातुओं की क्रियाओं में कर्तृवाच्य और भाववाच्य संभव होते हैं। अकर्मक धातु के रूपों के साथ कर्तृवाच्य, भाववाच्य होते हैं। बालकेन ग्रंथः दृश्यते प्रयोग है, तो ये जो है ये आपका कर्मवाच्य का प्रयोग है। बालकेन ग्रंथः दृश्यते में कर्मवाच्य का प्रयोग है। कर्मवाच्य जब सकर्मक धातुओं का कर्ता तृतीया विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में हो तो क्रिया का पुरुष व वचन इसी प्रथमांत कर्म के अनुसार हो, तब कर्मवाच्य होता है। ग्रंथः प्रथम पुरुष एक वचन है, अतः दृश्यते क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन है। कर्मवाच्य सदा सकर्मक धातुओं के साथ होता है, ये एकदम याद कर लीजिए। छात्रेण उपविश्यते में प्रयोग है, तो ये भी जो है ये भाववाच्य है, क्योंकि देखिए इसमें क्रिया, भाव वाले में क्या हमेशा होता है, उसमें क्रिया का अभाव होता है, ठीक है। तो छात्रेण उपविश्यते में प्रयोग है भाववाच्य का, इसको देख लीजिए। छात्रेण उपविश्यते में भाववाच्य का प्रयोग है। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, इसमें कर्म नहीं होता है। सॉरी, मैं अपने थोड़े गलती को सुधारती हूँ, मैंने क्रिया बोल दिया था, वहां पे भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। भाववाच्य में क्रिया सदैव आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। केवल अकर्मक धातुओं का परिवर्तन भाववाच्य में होता है, ठीक है। पुष्पा स्वलेखन्या पत्रम लिखती, वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा, तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा पुष्पया स्वलेखन्या पत्रम लिख्यते, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या। पुष्पा स्वलेखन्या पत्रम लिखति, वाक्य का वाच्य परिवर्तन पुष्पया स्वलेखन्या पत्रम लिख्यते होगा। आभया पत्रम लिख्यते इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम भवति, तो इसका आंसर होगा आभा पत्रम लिखति, ठीक है। तो तृतीया में था, इसको प्रथमा में कन्वर्ट कर दिए। आभया पत्रम लिख्यते, वाक्य का वाच्य परिवर्तन आभाम पत्रम लिखति, यानी ये कर्म वाच्य में था तो इसको कर्तृवाच्य में बदल दिए। अहम भोजनम पचामी इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम भवति, तो इस ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि ये कर्तृवाच्य में है तो इसको कर्मवाच्य में बदल दीजिए, तो मया भोजनम पच्यते हो जाएगा इसका आंसर। अहम भोजनम पचामी, वाक्य का वाच्य परिवर्तन मया भोजनम पच्यते होगा। अगला प्रश्न है, नारी भी आभूषणानि धारयन्ते में वाच्य परिवर्तन पर वाच्य होगा, तो इसका हो जाएगा, ये भी देखिए कर्मवाच्य है तो इसको कर्तृवाच्य में बदल देगा, नार्यः भूषणानि धारयन्ति, ठीक। नारी भी आभूषणानि धारयन्ते, यह वाक्य कर्मवाच्य में है, जबकि इसका कर्तृवाच्य नार्यः भूषणानि धारयन्ति होगा। अगला है, रामः पुस्तकानि पठति में वाच्य परिवर्तन क्या होगा, तो इसका होगा, तो ये दिख रहा है ये आपका है कर्तृवाच्य में, इसको कर्मवाच्य में बदल दीजिए, रामेण पुस्तकानि पठ्यते। रामः पुस्तकानि पठति, यह वाक्य कर्तृवाच्य में है, जबकि इसका कर्मवाच्य परिवर्तन रामेण पुस्तकानि पठ्यते होगा। जिस क्रिया का वाच्य कर्म में हो उसे कहते हैं, सीधे सीधे उसको कर्मवाच्य कहते हैं। जिस क्रिया का वाच्य कर्म में हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। त्वम चंद्रम पश्य, इसका कर्मवाच्य रूप होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वया चंद्रः दृश्यताम। त्वम चंद्रम पश्य, यह उदाहरण कर्तृवाच्य में है और इसका कर्मवाच्य में रूपांतरण त्वया चंद्रः दृश्यताम होगा। गुरु छात्रेण सह
विद्यालयम गच्छति इसका कर्मवाच्य होगा। तो सबसे पहले तो यहीं से चेंजिंग होगा, यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे गुरुणा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए किस किस विकल्प में गुरुणा है, तो ये वाला तो पहले बाहर हो जाएगा। ठीक, तो गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति, तो गुरुणा हो गया। ठीक, तो इसका आंसर होगा गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते। ठीक, गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति यह कर्तृवाच्य में है, जबकि इसका कर्मवाच्य होगा गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते। माता पुत्रम प्रीणाति का कर्मवाच्य होगा, तो इसका होगा मात्रा पुत्रः प्रीण्यते। ठीक है, माता पुत्रम प्रीणाति का कर्मवाच्य मात्रा पुत्रः प्रीण्यते होगा। इसको सॉल्व करने से भी आप जो है उत्तर के करीब बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। रामः गच्छति का कर्मवाच्य होगा रामेण गम्यते। रामः गच्छति का कर्मवाच्य, ये रामः को हम रामेण कर देंगे। ठीक, गच्छति का गम्यते हो जाएगा। रामः अश्वम ग्रामम नयति इसका कर्मवाच्य होगा, तो इसमें स्टार लगा है, इसमें कुछ विवाद होगा, हम सीधे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रामः अश्वम ग्रामम नयति यह कर्तृवाच्य है, जबकि इसका कर्मवाच्य रामेण अश्वः ग्रामम नियते होगा। ठीक है, रामेण अश्वः ग्रामम नियते, तो इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था, अश्वः होगा। चलिए, रामः पुस्तकम पठति का कर्मवाच्य में वाक्य होगा, तो इसका हो जाएगा रामेण पुस्तकम पठ्यते। रामः पुस्तकम पठति यह कर्तृवाच्य में है, इसका कर्मवाच्य होगा रामेण पुस्तकम पठ्यते। भवान वपति का कर्मवाच्य होगा भवता उप्यते। भवान वपति कर्तृवाच्य में है, जबकि इसका कर्मवाच्य होगा भवता उप्यते। भाववाच्य के लिए निम्नलिखित में क्या सही नहीं है, तो देख लेते हैं। पहले जो सही है उसको देख लेते हैं। भाववाच्य तभी जब क्रिया आकर्मक हो, कर्ता तृतीयांत होता है, ये भी सही है। क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होती है, ये भी सही है। लेकिन भाववाच्य में क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है, ये एकदम गलत है। अगला प्रश्न, अच्छा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो क्रियाएं कर्मक होती हैं उनका कर्मवाच्य नहीं बन सकता, क्योंकि उनमें कर्म होता ही नहीं। ऐसे वाक्यों में भाव की ही प्रधानता रहती है। अतः जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है उन्हें भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में कर्मवाच्य की तरह कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है तथा क्रिया आत्मनेपदी होता है। भाव को नपुंसक लिंग एक वचन माना गया है, अतः भाववाच्य की क्रिया नपुंसक लिंग एक वचन में रखी जाती है। अतः भाव में क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है। एक मिनट, अतः भाव में क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेन सुप्यते किस वाच्य का वाक्य है? तो तेन सुप्यते जो है, आप देख रहे हैं इसमें कर्म का भाव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। तेन सुप्यते यह भाववाच्य का वाक्य है। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होता है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होती है, भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में, जैसे मया त्वया युवाभ्याम आवाभ्याम अस्माभि तई सुप्यते आस्यते। उपयुक्त उदाहरण में क्रिया केवल भाव को प्रकट कर रही है, अतः क्रिया एक वचन में प्रयुक्त है। क्रिया कर्मक होती है जब, गलत विकल्प चुनना है इसमें, जब कर्म शब्दों में लिखा न हो। इसको देख लेते हैं हम, इसकी व्याख्या। धारोर अर्थांतरे वृत्ते धात्वर्थे नोपसंग्रहात् प्रसिद्धेर विवक्षात् कर्मणो अकर्मिका क्रिया, अर्थात 3-4 स्थितियों में क्रिया कर्मक होती है। पहला, धातु का अर्थ बदल जाने पर।
दूसरा, धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट हो जाने पर। तीसरा, धातु का कर्म अत्यंत प्रख्यात हो जाने पर। और चौथा, कर्म का कथन अभिष्ट न होने पर सकर्मक धातु भी अकर्मक हो जाती है। इसके विपरीत अकर्मक धातुएं भी उपसर्ग पूर्वक होने पर प्रायः सकर्मक हो जाती हैं। इस प्रकार विकल्प डी जो है वो गलत है। शोभा वेद पाठम करोति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनमेव भवति। तो इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा शोभया वेद पाठम करोति। शोभा वेद पाठम करोति का वाच्य परिवर्तन शोभया वेद पाठः क्रियते होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने वाच्य परिवर्तन के प्रश्नों को देख लिया है। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।